रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 5। 8 दिन बाद। यूं ही देखते देखते 8 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। आज संडे का दिन था, सभी को छुट्टी था। शगुन अपने रूटीन के हिसाब से दुकान के काम करने में बिजी थी कि दोपहर के समय में मुन्ना के पापा पैसे देने दुकान पर आए। वह अपने पेंट में हाथ डाले 500 के 2-3 नोट निकाल ही रहे थे कि शगुन बोल पड़ी, अंकल बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। मैं तो आपको 2-4 दिन से नहीं देखी हूँ। आप भी दुकान पर नहीं आते और मुन्ना भी दुकान पर नहीं आता है। अंकल ने 1000 रुपये शगुन की ओर देते हुए बोले, अरे शगुन बेटी, कारखानों में ओवर टाइम काम कर रहा था, थोड़े पैसे की तंगी चल रहा है, इसलिए देखो पैसे भी देने नहीं आया। कल पैसा मिला तो आज आया हूँ पैसे देने। अपने बाबा को बता देना कि मुझे इस हफ्ते लेट हुआ पैसे देने के लिए, नहीं तो उन्हें हमसे शिकायत रहेगा। शगुन रजिस्टर निकाली और उसमें बकाया पैसे देखने लगी और देखते हुए बोली, अंकल पिछले संडे तो आपने पैसे दे दिया है, पूरे 825 रुपये। पैसे दे दिया है, पर मैं तो नहीं आया पैसे देने के लिए। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, जिस वजह से मैं दुकान पर भी नहीं आ रहा हूँ। शगुन ने रजिस्टर के ब्रैकेट में लिखी थी कि जीपे से पैसे आ गया है। उसने अंकल के तरफ देख कहा, अंकल मुन्ना ने गूगल पे के जरिए 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया था, मैंने उसे वापस 175 रुपये रिटर्न कर दी हूँ। उसने आपको बताया नहीं क्या? अंकल आंखों पर चश्मा ठीक से लगाते हुए नाक सिकुड़ाते बोले, क्या कहा तुमने? मुन्ना ने तुम्हें 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया? मुझे तो यकीन नहीं कि उसने पैसे ट्रांसफ़र किया। जिस दिन वह पैसे देगा ना, उसी दिन मैं पूरे गोकुल धाम कॉलोनी में बच्चों को चॉकलेट खिलाऊंगा। शगुन ने वापस रजिस्टर में देखा, पैसे तो लिखा है और मोबाइल भी चेक किया तो 1000 का स्क्रीनशॉट भी था। अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। शगुन ने अपना मोबाइल अंकल के तरफ कर दिखाते हुए बोली, देखो अंकल, पैसे तो आ चुके हैं। हो सकता है मुन्ना ने आपको बताया नहीं होगा। अंकल बेरुखी से हंसते हुए बोले, शगुन बिटिया, उसकी तारीफदारी करना बंद कर दो। मैं उसका बाप हूँ, मुझे पता है वह एक नंबर का निकम्मा बेटा है। उसके हाथ से तो 100 रुपये मिलना मुश्किल हो जाता है और तुम 1000 रुपये की बात कर रही हो। वह 50 भी मुझे दे ना तो उसके बदले वह मुझसे 100 रुपये लेगा। शगुन ने कुछ कहा नहीं, वह सिर्फ मोबाइल में देखने लगी, जिसके चलते अंकल ने वापस कहा, शगुन बिटिया, ये पैसे ले लो और रजिस्टर में लिख दो। हो सकता है तुमसे लिखने में गलती हो गया रहेगा या किसी ने गलती से तुम्हें भेज दिया रहेगा। शगुन ने मायूस होते हुए कहा, अंकल मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि आपका पैसा पहले जमा हो गया है। अंकल ने शगुन से कहा, शगुन बेटी, पर पैसे तो मैंने तुम्हें नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ ना, तुमसे लिखने में गलती हो गया रहेगा। अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो वह तुम्हें ही चिल्लाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं पैसे ले लो और रजिस्टर से काट दो। शगुन अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी, आखिर मुन्ना ने पैसे नहीं दिया तो फिर कौन था पैसे जिसने इतना जल्दी ट्रांसफ़र किया? क्या उसके पास पैसे, बहुत पैसे थे जो उसने 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया था? क्या उसे कॉल करके पूछ लूँ? हाँ, पूछना ही पड़ेगा क्योंकि गलती तो मुझसे भी हुआ है। मैंने कॉल करके पैसे मांगे थे। इटली रोम सिटी, लेमन ग्रोव विला। दोपहर का समय। अथर्व अपने विला में स्टडी रूम में हाथ में गन लिए किसी के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके सामने 4 लोग नज़रें झुकाए हुए खड़े थे। वह अथर्व से माफ़ी मांग रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी और मोहलत दी जाए ताकि वह सब ठोस इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला कर देंगे। अथर्व इस वक्त काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसने उन लोगों को सिर्फ 2 घंटे का मोहलत दिया। अगर 2 घंटे में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दिया तो उन्हें अपनी जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखते देखते 2 घंटे के अंदर ही अथर्व के दिए हुए काम उन लोगों ने अपनी जी जान लगाकर सभी इन्फॉर्मेशन लाकर अथर्व को पेन ड्राइव दे दिया। तेजा ने उन लोगों को काफ़ी भारी भरकम रकम भी दिया।
अथर्व के हाथ में जो पेन ड्राइव लगा था वह बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यह काम उसने 8 दिन पहले ही दिया था उन लोगों को करने के लिए। पर फाइनली आज जाकर वह काम सक्सेसफुल हुआ है और उसके कामयाबी की पहली सीढ़ी वह जो चढ़ चुका था उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अथर्व पेन ड्राइव लेकर अपने कमरे में चला गया। उसके वहाँ से जाते ही तेजा उन लोगों को वहाँ से जाने का इशारा दे दिया। तेजा का इशारा पाते ही वहाँ से वे लोग 9-2-11 हो गए। इधर अथर्व कमरे में आते ही अपना लैपटॉप लिया और वह पेन ड्राइव लगाकर उसमें वह सब वीडियो देखने लगा। जो वह चाहता था वह अपनी मकसद के पहली सीढ़ी पर चढ़ चुका था और अपने दुश्मनों की बर्बादी का क्लू के हाथ लग चुका। अथर्व अपना लैपटॉप बंद करके टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, काया, तुम्हारी काया ना बदल दिया तो मेरा नाम अथर्व अडानी नहीं। अपने बाप को बचाने के लिए कोई अच्छी जगह या कब्र बनवा लो, बहुत जल्द वहीं भेजने वाला हूँ। देशमुख आ रहा हूँ। अथर्व अपना सेकंड चाल चलने का प्लान बना ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा और मोबाइल की आवाज़ सुन वह अपने सेंस में आया। जैसे उसने टेबल से मोबाइल हाथ में उठाया कि मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाला कि रॉन्ग नंबर। अथर्व अपनी आंखें छोटी करते हुए मोबाइल को देखने लगा और साथ में ही अपनी होठों को गोल गोल घुमाने लगा। अथर्व सोचने लगा, क्या इसने फिर से पैसे के लिए कॉल किया है? उसके मोबाइल में रॉन्ग नंबर से सेव किया हुआ नंबर कॉल आता देख अथर्व खुद से कहने लगा, क्योंकि ये कॉल व्हाट्सएप कॉल पर आ रहा था। इधर शगुन लगातार कॉल लगा रही थी पर लगा नहीं, क्योंकि अथर्व इस वक्त इटली में था, जिसके चलते शगुन ने उसे व्हाट्सएप ऑडियो कॉल किया। ये देख अथर्व अपनी आंखें छोटी करते हुए मोबाइल को देखने लगा और साथ में ही अपने होठों को गोल गोल घुमाते अथर्व सोचने लगा, क्या इसने फिर से पैसे के लिए कॉल किया है? क्योंकि आज से 8 दिन पहले संडे के दिन ही कॉल आया था। तो अथर्व को लगा यह जरूर कोई फ्रॉड लड़की उसके साथ गेम खेल रही है। अथर्व ने उसे सबक सिखाने का सोच लिया। उसने कॉल तुरंत रिसीव कर कहा, हेलो। कॉल के दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट करते प्यारी सी आवाज़ आई, सॉरी सर प्लीज़ सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया। एक्चुअली आपका नंबर और जो अंकल का नंबर है उसमें शायद एक नंबर से मुझसे लगाने में मिस्टेक हो गया और यह कॉल आपको लग गया और मैं आपसे 1000 रुपये लिए। अथर्व एक पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वह उसकी बातें सुनने में मगन था। अथर्व को कुछ न बोलता देख शगुन ने आगे कहा, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसी नंबर पर आपका 825 रुपये रिटर्न भेज देती हूँ। ये मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अथर्व ने कुछ मिनट पहले जो उसे सबक सिखाने का प्लान किया पर सब चौपट हो गया, क्योंकि उसकी इतनी प्यारी आवाज़ और ऊपर से माफ़ी मांग रही है। शगुन की इतनी प्यारी आवाज़ सुन भला कौन नहीं पिघल जाए। अथर्व की भी यही हाल था। वह उस पर गुस्सा करने के बजाय स्लो वॉइस में पूछा, कौन हो तुम और नाम क्या है तुम्हारा? अथर्व की आवाज़ सुन शगुन थोड़ी अंदर से डर गई और वह मायूस होते हुए बोली, क्यों सर, क्या आप मेरी नाम का कंप्लेंट करोगे? शगुन की बात अथर्व को समझा नहीं, जिसे वह दोहराते हुए पूछा, मैं और तुम्हारा कंप्लेंट किससे करूँगा? शगुन ने तुरंत सपाट लहजे में बेझिझक जवाब दी, पुलिस वालों को। प्लीज़ सर ऐसा मत करना, सच्ची में मुझसे गलती हो गया, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं की हूँ। 825 रुपये के लिए पुलिस वाले को कंप्लेंट, ऐसा शगुन के मुंह से सुन अथर्व के फेस पर हल्की स्माइल आ गया। यह स्माइल उसके फेस पर बहुत दिनों के बाद आया था। अथर्व अपने कमरे में सोफे से टेक लगाकर आराम से बैठ गया और अपना फिंगर से अपनी चीन पर फेरते हुए आगे कहा, तुम खामखा डर रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन शगुन ने तुरंत कहा, क्यों सर, क्या आपके पास बहुत पैसे हैं जो आपको नहीं चाहिए?
शगुन की बातें सुन अथर्व मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह कुछ कहता कि उससे पहले कॉल के दूसरी तरफ से दूसरे लोगों की आवाज़ आया। उधर दुकान पर अंकल ने शगुन को तेज आवाज़ में कहा, अरे शगुन बेटी, क्या हुआ? पता चला किसने तुम्हें पैसे दिए? क्योंकि मैं और मेरे नालायक बेटा मुन्ना, उसने तो नहीं ला कर दिया, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो तुम यह पैसे ले लो। शगुन ने कॉल कट नहीं किया। वह कान पर से मोबाइल नीचे कर दी और अंकल से बोली, हाँ अंकल, पता चल गया। वह मुझसे ही गलती हो गया है, मैं किसी और को कॉल लगा दी। ठीक है, आप ये पैसे दे दो। मेरे पास जो पैसे गलती से गया है मैं उन्हें वापस रिटर्न कर देती हूँ। अथर्व को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे होल्ड पर रख के और अपने काम में बिजी हो, क्योंकि वह किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता जितना कि उसने काया को दिया था। उसके अलावा उसने कभी भी अपने लाइफ में किसी लड़की या लड़के को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता। पर आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई काम नहीं है, वह फ्री टाइम में बैठा है। शगुन की बातें सुनने में दिलचस्प लगा रहा था। इतने में बबलू ने शगुन को आवाज़ देकर कुछ कहा। वह आवाज़ बंगाली लैंग्वेज में बोल रहा था, जो अथर्व अपने कान पर मोबाइल लगाकर बड़े गौर से सुन रहा था, और वह समझ भी गया कि यह बंगाली भाषा है। बबलू ने शगुन को चेंज करने के लिए पैसे दिए थे। वह दे शगुन वापस अपने चेयर पर बैठी और उसने कॉल देखी जो चालू ही है। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर कान के पास लगाई और वापस सॉरी बोलने लगी। शगुन बोल ही रही थी कि उसकी बातें बीच में काटते हुए अथर्व ने कहा, वैसे तुम कहाँ से हो? मेरा मतलब कहाँ रहती हो? शगुन डर के मारे बताना तो नहीं चाहती थी, फिर भी हिचकिचाते हुए बता दी, पर सही एड्रेस नहीं, रॉन्ग एड्रेस बताया। उसे डर था कहीं यह आदमी आकर लड़ाई झगड़ा या पुलिस कंप्लेंट ना कर दे, जिसके चलते उसने कोलकाता में ही पर दूसरी सिटी का नाम बता दिया, दार्जिलिंग। अथर्व ने आगे कहा, तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर शगुन मना करते हुए बोली, नहीं सर, ये पैसे आपके हैं और गलती मेरी है और मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैं अभी आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ और आइंदा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगा। जिसे सुन अथर्व हल्की स्माइल करते हुए कहा, पर गलती तो तुम कर चुकी हो। जिसे सुन शगुन ने रिएक्ट करते हुए कहा, जी समझी नहीं मैं, आप क्या कह रहे हैं? अथर्व को तुरंत समझ गया कि उसने फ्लो में ही क्या बोल दिया। उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं, मेरा यह कहने का मतलब था कि तुमसे गलती हुई है। शगुन फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि श्याम जी आ गए। मुन्ना के पापा को देख श्याम जी बबलू से पूछे कि यह काफ़ी देर से क्यों रुके हैं, जिस पर बबलू ने एक ही सांस में श्याम जी को सब बता दिया। जिसे सुन श्याम जी शगुन के तरफ देख फटकार लगाते हुए कहा, शगुन बेटी, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? 50-100 की बात होती तो मान सकता मैं, पर 1000 रुपये की ध्यान नहीं है तुम्हारा काम में। श्याम जी की इतनी बातें अथर्व ने सुन लिया था। शगुन ने जल्दी से कॉल काट दिया और अपने बाबा को अपनी गलतियां समझाने लगी। कॉल अचानक से कट होते ही अथर्व न चाहते हुए भी शगुन के बारे में ही सोचने लगा। 1 साल बाद रशिया, मैक्सिको सिटी, कार वॉश नाइट क्लब। रात 12 बजे के बाद अचानक से नाइट क्लब के अंदर बहुत सारे लोगों ने हाईजैक कर लिया था। यह कोई और नहीं, अथर्व अडानी और उसके आदमियों ने बाकायदा यह काम किया। काया और उसके पार्टनर शनि को पकड़ ही लिया, जिसे वह 1 सालों से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। आखिरकार आज से उसे वह मिल ही गए और उसने पूरे प्लानिंग के साथ उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र बना लिया था। अथर्व के आदमियों ने सभी को बंदी बना लिया था।
जिसे देख काया और शनि को समझ में नहीं आया आखिर यह लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। जैसे काया ने अथर्व के साथ किया था वैसे ही अथर्व उसके साथ आज कर रहा था। अथर्व के सभी आदमियों ने वाइट और ब्लैक सूट पहने थे और साथ में उनके सभी के हाथों में गन मौजूद था। ये देख काया और शनि पूरी तरह डर गए और शनि चीखते चिल्लाते पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और क्या चाहते हो। इस बड़े से क्लब का मालिक शनि था और यहाँ काया के बिजनेस पार्टनर भी मौजूद थे। अथर्व किसी को इस वक्त छोड़ नहीं सकता और बात अगर काया से जुड़ी हो तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मेन गेट से अथर्व आता देख काया और शनि दंग रह गए। आखिर यह हमें कैसे ढूंढ लिया और इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आया। अथर्व ने भारी आवाज में काया से कहा, अपने बाप को बुला लो ताकि वह भी यहाँ आकर तमाशा देखे, नहीं तो बाद में यह ना कहे कि मरने से पहले मेरी बेटी को देखने भी नहीं दिया। काया अथर्व को देख बुरी तरह हंसने लगी। यूँ कहा जाए तो वह उस पर हंस रही थी और उसके पास आकर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। बहुत प्यार जो करते हो तुम मुझसे, रह नहीं सके ना मेरे बगैर। काया की बातें सुन अथर्व के अंदर आग लग गया। यह सही था कि वह उसे टूटकर प्यार किया था, पर अब उसके दिल और दिमाग में उसके लिए सिर्फ नफरत और जहर भरा हुआ है। उसका तो जी चाहता था कि अभी उसे ठोक दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उसे कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय उसे बर्बाद करना उसका मकसद था और जिसे वह आज पूरा करके ही रहेगा। जिस दिन अथर्व की शादी थी उसी दिन काया के पापा यानी देशमुख उन्होंने आनंद जी से एक पेपर पर सिग्नेचर करवाया था। यह पेपर कोई आम पेपर नहीं था। आनंद जी ने कुछ महीने पहले ही दुबई में कुछ होटल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें उन्होंने 80% शेयर उनका था। जो सोच के अथर्व के बदन में आग लग रहा था, वह इतनी आसानी से अपने दादू और डैड का बदला कैसे नहीं लेगा। काया के कहने पर उसके डैड तुरंत यानी देशमुख क्लब में मौजूद हो गया। तभी अथर्व ने LED टीवी पर एक वीडियो पेन ड्राइव के जरिए दिखाना चालू किया। ये वीडियो काया के डैड का था जो लड़कियों के साथ अय्याशी करने में बिजी थे। यह उनके कुछ प्राइवेट वीडियो थे। वहीं अथर्व ने काया का भी पर्सनल डिटेल एक्सपोज किया, शनि का भी एक्सपोज किया। अथर्व ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, यह मैं अभी मीडिया को देने वाला हूँ, कल सुबह न्यूज़ में तुम तीनों का ही न्यूज़ रहेगा, सोच लो अब तुम लोगों को क्या करना है। जिसे सुन देशमुख पूरी तरह घबरा गया। अथर्व ने उन लोगों को कुछ ही टाइम दिया और वार्निंग देते हुए कहा, जल्द से जल्द वह पेपर लेकर आओ और उस पर देशमुख उसकी बेटी का सिग्नेचर करने के लिए कहा। तभी तेजा ने एडवोकेट अपने साथ लेकर अंदर आया और कागजात अथर्व के हाथ में देते हुए कहा, सर लीजिए, ये पेपर मैंने रेडी करवा दिया है। जो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, ये आनंद जी के शेयर्स और साथ में अपने शेयर्स अथर्व अडानी के नाम कर रहा हूँ। जैसे देशमुख और देशमुख की बेटी मिलकर गेम बनाया और अडानी मेंशन में उसने अपनी बेटी को भेजा, पर अथर्व ने अपने ताकत के बलबूते पर आज उन्हें घुटने टेका दिए। अब जाकर उसके दिल को कहीं चैन मिल रहा था जब वह अपने डैड के शेयर्स पूरी तरह से हासिल कर लिया। अथर्व जैसे जाने को मुड़ा कि काया सुनाते हुए बोली, हे बेबी, तुमने यह सब इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे हासिल नहीं कर पाए, जिस वजह से तुम यह सब कर रहे हो। गलत फहमी में मत रहना कि तुम हमसे जीत गए हो, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दुश्मनी करने में मज़ा आएगा। आई हेट यू मिस्टर अथर्व अडानी। काया की बातें सुन अथर्व डेविल लुक देते खतरनाक स्माइल किया और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले ही कहा, आई हेट यू टू। रही बात तुम्हारी दुश्मनी तो ऑलवेज वेलकम, पर मैंने तो तुम्हारे पंख ही तोड़ दिया, तो अब तुम कैसे उड़ोगी। उन दोनों की कन्वर्जेशन हो ही रहा था कि शनि बीच में आकर उनकी बातें काटते हुए कहा, काया मेरी गर्लफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और इस शादी में हम तुम्हें भी इनवाइट करेंगे। उम्मीद है कि तुम आओगे और तुम्हें अच्छा भी लगेगा।
शनि की बातें सुन अथर्व कृपी स्माइल करते हुए उसका मजाक बनाते आगे कहा, अथर्व अडानी जो एक बार कपड़ा पहन ले तो दूसरी बार उसे पहनता नहीं, उतार के फेंक देता है, तो इसे भी वही समझो। मैं इसे यूज़ करके तुम्हें भीख में दे दिया, ये मेरे लिए एक टिश्यू पेपर के बराबर है। टिश्यू पेपर शब्द अथर्व के मुंह से सुन काया तो बौखला उठी। वे जैसे अथर्व का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई कि अथर्व 2 कदम पीछे हो गया और अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, अपने इन गंदे हाथों से मुझे हाथ मत लगाना, वरना इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं रहेंगे। काया अपने दांत भींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे टिश्यू पेपर कहने के लिए। काया का गुस्सा देख अथर्व उसके ऊपर हंसते हुए कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यह हर कोई जान गया है कि तुम एक टिश्यू पेपर के लायक हो, जिसे मैंने यूज़ करके फेंक दिया। अब यह तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी यूज़ करके फेंक देगा। अथर्व की इस तरह बेइज्जती वह भी अपने बॉयफ्रेंड के सामने काया को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने तुरंत अपना गन बाहर निकाली। उसकी यह हालत देख अथर्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट वह यही तो चाहता था कि तकलीफ़ क्या होती है। अथर्व पेपर हाथ में लेकर जैसे जाने को मुड़ा कि वहां पर फायरिंग चालू हो गया। देशमुख के आदमियों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते देखते पूरी तरह क्लब में भागम दौड़ी का माहौल हो गया। दोनों तरफ से आदमियों ने मार गिराना चालू कर दिया एक दूसरे को। शनि, काया और पाटिल तीनों फायरिंग कर रहे थे। वहीं अथर्व भी फायरिंग करना चालू कर दिया। उन तीनों की गोलियां सिर्फ अथर्व पर चल रही थी। अथर्व अपने आप को डिफेंस करते पिलर के पास छुप गया। वह लगातार फायरिंग किए जा रहा था। शनि ने जो गोली चलाया अथर्व को लगते लगते बच गया कि उतने में उसके पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा। यह कोई और नहीं माहिर आहूजा था। वक्त रहते वह वहां पहुंच गया और अपने दोस्त को बचा लिया और अपना गन निकाल कर उसने फायरिंग किया जो शनि को लग गया। शनि को गोली लगते ही काया और देशमुख उसके तरफ भागे। इधर माहिर अथर्व का हाथ पकड़ क्लब से बाहर लेकर निकल गया और कार में बैठते ही वह लोग वहां से जल्दी से निकल गए। इधर क्लब में तेजा और एंटोनियो अभी भी फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर में वे लोग भी उन लोगों को मात देकर वहां से निकल गए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।